बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रश्नावली या क्वेश्चनर के बारे में। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। प्रश्नावली का सामाजिक अनुसंधान में विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से आंकड़े या सूचनाएं संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्नावली के द्वारा कम समय में अनेक सूचनाएं विस्तृत क्षेत्र में फैली अध्ययन इकाइयों से एक साथ एकत्रित की जा सकती हैं। यह एक प्रश्नों की सूची है जिनके उत्तर सूचनादाता प्रश्नावली में स्वयं लेखबद्ध करता है। इस कारण इस प्रविधि का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों या घटनाओं के अध्ययन में ही किया जा सकता है जहाँ सूचनादाता शिक्षित हों। प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग विकसित देशों में तथा वर्तमान में भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा में परीक्षाओं का आयोजन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हो रहा है। गूगल फॉर्म व अन्य ऐसे तकनीकी उपकरणों के माध्यम से गृह कार्य, असाइनमेंट तथा परीक्षा आदि का कार्य हो रहा है और विद्यार्थियों के मानसिक दक्षता का अवलोकन तथा मूल्यांकन ऐसे उपकरणों के माध्यम से हो रहा है। ये एक प्रकार की प्रश्नावली ही है। प्रश्नावली को यदि हम पारिभाषिक रूप में समझने का प्रयास करें तो समाजशास्त्री लुंडबर्ग के अनुसार मूल रूप से प्रश्नावली उत्तेजनाओं, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्टिमुली कहते हैं, का एक कुलक या समुच्चय या सेट है, यानी समूह, जिसके प्रति शिक्षित व्यक्तियों का प्रकाशीकरण अर्थात उन्हें इससे अवगत किया जाता है, जिससे इन उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहार का अवलोकन संभव हो सके। इसी प्रकार बोगार्ड्स ने प्रश्नावली को विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त करने हेतु प्राप्त की गई प्रश्नों की एक सूची कहा है। यह प्रमाणीकृत परिणामों को प्राप्त करती है जिनका सारणीयन एवं सांख्यिकीय संबंधी उपयोग भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि प्रश्नावली पारिमाणिक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करती है, जिसके कारण हम एक संख्यात्मक या परिमाणात्मक अध्ययन करने में सफल होते हैं। सिने पावयांग, एक अन्य समाज वैज्ञानिक, ने कहा है कि प्रश्नावली एक विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों के समूह से आंकड़े एकत्रित करने की शीघ्रतम पद्धति है। अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जिसे कि सर्वेक्षण निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। यह प्रश्नावली को अनुसूची के रूप में जो बताया है, हम अनुसूची के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ समानताओं के साथ कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो प्रश्नावली की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, अर्थात एक ऐसा प्रपत्र जिसमें हम किसी विशेष विषय के संदर्भ में सूचनादाताओं से सूचना इकट्ठा करने हेतु कुछ प्रश्नों का निर्माण पूर्व में कर लेते हैं और उन्हें अप्रत्यक्ष रूप में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से अपने चयनित या निदर्शन में चयनित सूचनादाताओं तक पहुंचा देते हैं।
क्योंकि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप में सूचनादाता के संपर्क में नहीं आते, इस कारण से यह एक अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित या सूचना एकत्रित करने वाली विधि मानी जाती है। तीसरी विशेषता, सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरी जाती है। जैसे हमने कहा, ये अप्रत्यक्ष विधि है और सूचनादाता तथा अनुसंधानकर्ता का परस्पर मिलन नहीं होता है प्रत्यक्ष रूप में। इस कारण से जो भी प्रपत्र सूचनादाता को प्रश्नावली के रूप में भेजा जाता है, उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता को स्वयं लेखबद्ध करने होते हैं। इसी कारण प्रश्नावली की एक अन्य विशेषता कि केवल शिक्षित सूचनादाताओं का ही अध्ययन करने में यह समर्थ है, क्योंकि वही व्यक्ति जो शिक्षित होगा अपने विचारों को लेखबद्ध कर सकता है। प्रश्नावली के बारे में एक प्रमुख विशेषता कि यह विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन एक साथ कम समय में करने में सक्षम है, क्योंकि हम इसमें डाक द्वारा या जैसे वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से प्रश्नावली को हम अपने अध्ययन इकाइयों तक पहुंचाने में सक्षम हैं, जिसमें बहुत ही कम समय लगता है तथा उत्तरदाता को भी अपनी जानकारी या उन प्रश्नों को उत्तर देने में बहुत कम समय लगता है। इस कारण से यह प्रविधि वर्तमान में बहुत सफल प्रविधि के रूप में प्रयोग की जा रही है। आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम पद्धति माना गया है प्रश्नावली को, क्योंकि इतनी शीघ्रता के साथ अन्य कोई भी प्रविधि आंकड़े एकत्रित नहीं कर सकती जितना कि प्रश्नावली, और यह कम समय के साथ साथ अगर हम धन की दृष्टि से देखें तो उसमें भी यह काफ़ी कम खर्च होता है। साथ ही श्रम की दृष्टि से देखें तो क्योंकि हमें इसमें बहुत अधिक शोधकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती और हमें केवल अप्रत्यक्ष रूप में तथ्य इकट्ठे होते हैं और उनका बाद में हम सांख्यिकीय विश्लेषण कर प्राप्त तथ्यों का आकलन कर लेते हैं। प्रश्नावली क्योंकि अप्रत्यक्ष विधि है और इसमें सूचनादाता अध्ययनकर्ता के संपर्क में नहीं आता, तो यदि अध्ययनकर्ता ने कुछ ऐसे प्रश्नों को निर्मित किया है जिनमें उसके कुछ आंतरिक जीवन से संबंधित गुप्त बातें हैं, तो वह बिना किसी झिझक के दे सकता है। इस कारण से प्रश्नावली को गुप्त एवं आंतरिक जीवन संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति करने वाली प्रविधि भी माना गया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम प्रश्नावली को यदि हम एक उत्तम प्रश्नावली के रूप में अध्ययन करें तो उत्तम प्रश्नावली के लिए कुछ विशेषताएं निम्न हैं। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को ध्यान रखना है कि स्पष्ट एवं सरल प्रश्नों का निर्माण किया जाए, क्योंकि यदि प्रश्नों के निर्माण में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो सभी सूचनादाता, क्योंकि समान बुद्धि समान योग्यता वाले नहीं होते, तो कुछ सूचनादाता हो सकता है आसानी से प्रश्नों को समझ जाएं और कुछ को समझने में कठिनाई हो। इसलिए हमें ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जो सभी सूचनादाता आसानी से समझ सकें और सही रूप में उनका उत्तर लिख सकें। दूसरी विशेषता प्रश्नावली के निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्नों को उचित क्रम देना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए कि
यदि प्रश्नों का उचित और व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो एक सूचनादाता कि कहना चाहिए किसी प्रश्न को यदि उत्तरित कर चुका है और उसके पश्चात उससे आंतरिक रूप से संबंधित दूसरा प्रश्न नहीं है और उसके कुछ प्रश्नों के बाद फिर उस प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्नों का निर्माण किया गया है तो वह तनाव महसूस कर सकता है। इसलिए प्रश्नों को निर्मित करने के बाद उन्हें नंबर इस प्रकार से देने चाहिए कि परस्पर प्रश्नों के बीच आंतरिक संबद्धता बनी रहे और कम से कम प्रश्नों के माध्यम से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। एक और विशेषता प्रश्नावली में होनी चाहिए कि प्रश्नावली का आकार सीमित होना चाहिए। सीमित से मतलब इसका कोई निश्चित आकार की परिकल्पना नहीं की गई, किंतु हमें अपने अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नावली का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी प्रश्नावली का आकार क्या होना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम केवल अनिवार्य प्रश्नों को ही सम्मिलित करें तथा प्रश्नों का दोहराव ना हो, यानी वापस या डुप्लीकेट प्रश्नों का निर्माण ना हो। यदि हम आंतरिक रूप से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते हैं, अनावश्यक प्रश्नों को प्रश्नावली में स्थान देना से बचना ही चाहिए, क्योंकि इससे न केवल समय खराब होता है बल्कि उत्तरदाता को भी उत्तर देने में कठिनाई महसूस होती है और जिनका हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। जैसे हमने कहा, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कितनी हो, उसका आकार कितना हो यह निश्चित नहीं है, किंतु प्रश्नावली सुंदर दिखे, डाक द्वारा भेजा जाना प्रेषित करना आसान हो तथा उसमें प्रश्नों की सूची जो निर्मित करें उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम सरलता के साथ प्रश्नों के उत्तरों को वापस प्राप्त कर सकें। एक अन्य विशेषता जो प्रश्नावली का निर्मित करते समय ध्यान रखनी है उत्तम प्रश्नावली के लिए, सही प्रत्युत्तर होना चाहिए, यानी रेस्पॉन्स जो है ठीक मिलने की संभावना अधिक से अधिक हो। इसलिए हमें प्रश्नों का निर्माण करते समय यदि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हों तो उन्हें अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे न केवल सरलता के साथ उत्तर प्राप्त हो सकते हैं बल्कि अध्ययन में परिमाणकता भी बढ़ सकती है। क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रॉस प्रश्न से तात्पर्य कि यदि हमने किसी प्रश्न को पूछा है और उसमें किसी प्रकार के संदेह की संभावना है कि सूचनादाता कुछ छुपा सकता है, तो उससे आंतरिक रूप से संबंधित या उस प्रश्न की सत्यता की जांच करने वाले अन्य प्रश्नों का निर्माण हमें करना चाहिए। परिणाम स्वरूप हमें सही उत्तर प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। इस हेतु एक अच्छी प्रश्नावली में समस्या के मुख्य पहलुओं संबंधित ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाना है जिनके उत्तर की एक दूसरे के आधार पर जांच संभव हो सके और हमारा अध्ययन अधिक प्रामाणिक बन सके। इन सभी बातों के अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसी प्रश्नावली में होनी चाहिए वह है उसके साथ लगाया जाने वाला सहगामी पत्र। यह बहुत अधिक प्रभावशाली होना चाहिए तथा उत्तरदाता को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। इसमें हमें उत्तरदाता को प्रेरित करने हेतु न केवल अध्ययन के उद्देश्यों को अच्छी प्रकार से विश्लेषित करना चाहिए
बल्कि सूचनादाता का चयन क्यों किया गया है, उसकी उपयोगिता इस अध्ययन हेतु कितनी अधिक है, इस बात को भी कहना चाहिए, जिससे सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो सके। ऐसी सूचनाएं जिन्हें सूचनादाता सामान्य रूप से प्रश्नों को उत्तर देने में से पहले अपनी संतुष्टि के लिए अनिवार्य मानता हो, उन्हें भी इस सहगामी पत्र में अवश्य बता देना चाहिए। इससे न केवल सूचनादाता को अध्ययनकर्ता के संबंध में आवश्यक जानकारी मिल जाती है, बल्कि एक विश्वास भी हो जाता है कि वह जो कुछ भी उत्तर देगा उसका उपयोग केवल उसी अध्ययन के लिए होगा, क्योंकि ऐसा अध्ययनकर्ता ने अपने संलग्न सहगामी पत्र में कहा है। इस प्रकार जब हम किसी प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेजते हैं तो अधिक से अधिक प्रश्नावली वापस प्राप्त होने की संभावना होती है और उससे हमारे अध्ययन की सफलता निश्चित होती है। धन्यवाद।